हेलो हेलो साथियों, वाईसीटी एग्जाम टीचिंग प्रिपरेशन, वाईसीटी टीचिंग एग्जाम्स, yctpublication.com चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूट्यूब पर वाईसीटी टीचिंग एग्जाम्स नाम के चैनल पर ये वीडियो आप देख सकते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो वीडियो इधर से अपलोड किए जाएंगे वे बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कल मैंने एक सीरीज लेकर के आया था प्राचीन भारत का, प्राचीन भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति की विशेषताएं। उसी में दूसरा पार्ट है जो कि सुपर 30 क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था। उसके बाद में सुपर 30 क्वेश्चंस फिर मैं लेकर के आया हूं। ये सुपर 30 क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, या चाहे हायर के एग्जाम हो, जीआईसी, एलटी ग्रेड, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल से और एंशिएंट हिस्ट्री में देखा जाए तो इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता और प्रागैतिहास से लेकर के और उसके बाद के जितने भी वीडियो हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, वैदिक काल, ये सबसे वीडियो में इन सबसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं वीडियो के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको ये सब उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आप सब जुड़िए और देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। एग्जाम में व्याख्या सहित हल और सुपर 30 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? मीन्स बसुली छेनी छेद वाला पत्थर, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति से हैं? ऑप्शन ए है नवपाषाण युग, ऑप्शन बी है ताम्र युग, ऑप्शन सी है लौह युग, ऑप्शन डी है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, इसमें से देखना है कि बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नवपाषाण युग। नवपाषाण युग, नवपाषाण युग में अगर देखें तो नवपाषाण काल में बुर्जहोम एवं गुफकराल, बुर्जहोम एवं गुफकराल जो कश्मीर में दो प्रमुख स्थल मिले हुए हैं, ये इसमें नवपाषाण काल के बहुत से महत्वपूर्ण उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन उपकरणों से यह पता चलता है कि नवपाषाण काल में बसुली, नवपाषाण काल में देखा जाए तो बसुली छेनी और गोल पत्थर, बसुली छेनी गोल पत्थर, ये गोल पत्थर, ये सब उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो कश्मीर में बुर्जहोम और गुफकराल नामक स्थान से जो नवपाषाण कालीन स्थल माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भट्टिप्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? भट्टिप्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जिंक। जिंक, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें यह पता लगाना है कि भट्टिप्रोलु अभिलेख से संबंधित कौन सा धातु, किस धातु से निर्मित था, ये अभिलेख किस धातु से निर्मित था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चांदी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चांदी। चांदी से निर्मित है ये चांदी से निर्मित है। सातवाहन काल में अभिलेखों में अमरावती, भट्टिप्रोलु, नागार्जुन कोंडा जैसे स्थानों से ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इस अभिलेख में देखा गया कि इन स्थानों से स्तूप, चैत्यगृह और बिहार की जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन काल में ये स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमुख स्थल हैं अमरावती, भट्टिप्रोलु और नागार्जुन कोंडा। तो मैंने किसकी चर्चा किया है? भट्टिप्रोलु की। भट्टिप्रोलु में ये स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि बुद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक छोटा सा गांव है भट्टिप्रोलु, वहां पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसके बारे में पूछा गया है कि किस धातु से निर्मित था, तो आपको बताना है चांदी से निर्मित था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? बुर्जहोम बहुत फेमस साइट है और इसमें, इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके प्रश्न इससे बनते ही बनते रहते हैं। जो भी बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, एलटी ग्रेड्स है, हायर का एग्जाम्स है और नेट जेआरएफ का एग्जाम्स है और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, तो प्राचीन वाले पार्ट में, अगर प्रागैतिहासिक वाले पार्ट में देखें तो बुर्जहोम और गुफकराल और भी अन्य साइट्स हैं जो कि इनसे प्रश्न जरूर बनते रहते हैं। तो इसमें देखेंगे बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है। ऑप्शन ए है पूर्व पाषाण युग,
ऑप्शन बी उत्तर पाषाण युग, ऑप्शन सी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन डी नव पाषाण युग। आपको बताना है कि किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा बुर्ज होम नव पाषाण युग से संबंधित है। बुर्ज होम किससे संबंधित है? नव पाषाण युग से संबंधित है, जो कि कश्मीर में पाया गया है। ओके, अगर इसके बारे में देखें तो व्याख्या इसके दी गई है कि बुर्ज होम जम्मू कश्मीर नव पाषाण युग का प्रमुख स्थल माना जाता है। यहां से 3 चीजें प्राप्त हुई है। देखिए कृषि क्या मिला हुआ है इसमें से? कृषि मिला हुआ है, कृषि और पशुपालन और गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि का साक्ष्य है, पशुपालन का साक्ष्य है और गर्त आवास जिसको हम पिट हाउसेस बोलते हैं, तो पिट हाउस के भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए बहुत फेमस साइट मानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया था? किस धातु में सबसे पहले टिन का मिश्रण किया गया था? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है कांसा। लोहा, तांबा, कांसा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से बताना है कि सबसे पहले टिन का मिश्रण किस धातु के साथ किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तांबे के साथ। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तांबे के साथ इसका मिश्रण किया गया था। तांबे के साथ इसका मिश्रण किया गया था। तांबे और टिन को मिलाकर के एक नई धातु बनाई गई थी, जिसका परिचय आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त होता है। तो कांसा क्या मिला हुआ है? तांबे, तांबा प्लस टिन मिलाकर के, तांबा प्लस टिन मिलाकर के क्या बनाया जाता है? कांसा। कांसा नामक एक नई धातु बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि टिन का सबसे पहले किस धातु के साथ मिश्रण किया गया? तो उत्तर हमारा हो जाएगा तांबे के साथ। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? वी गार्डन चाइल्ड महोदय जनतांत्रिक धातु कहा है। किस धातु को? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी कांसा। इन चारों ऑप्शन में ये पता लगाना है कि वी गार्डन चाइल्ड महोदय ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की जानकारी लोगों को प्राप्त हुई, और जब लोहे की जानकारी मिली तो इससे कृषि के क्षेत्र में बहुत तेजी से क्रांति आई, आर्थिक क्रांति आ गई। इससे क्या है कि कृषि कार्यों में बहुत सहायता मिली। अभी तक जो पत्थर के या हड्डियों के या लकड़ियों के उपकरण बनाए जा रहे थे, अब लोहा आने से, लोहा एक कठोर धातु होती है, तो कृषि के उपकरण बनने लगे और बृहद मात्रा में खेती प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरीके से लोहा आज भी, हर समय में लोहा आज भी बहुत महत्वपूर्ण धातु मानी जाती है, जनतांत्रिक धातु मानी जाती है, क्योंकि लोहा को सभी प्रयोग करते हैं। और धातुएं हैं तो उसका प्रयोग कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन लोहा एक ऐसी धातु है जो कि जनतांत्रिक धातु मानी जाती है, आज भी और पहले भी, पूर्व समय में भी ऐसा होता था। इस तरीके से लोहा को वी गार्डन चाइल्ड महोदय ने क्या कहा है? जनतांत्रिक धातु बताया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक उपरोक्त में से कोई नहीं है। इन 3 युगों में से आपको यह बताना है कि इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं। ऑप्शन ए है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी है पुरा पाषाण काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर माना जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को संक्रमण युग कहते हैं। क्यों? क्योंकि मध्य पाषाण काल को देखें अगर, तो मध्य पाषाण काल को पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की अवधि मानी गई है, तो इसलिए इसको संक्रमण अवधि माना जाता है। संक्रमण अवधि के संबंध में अगर देखें तो इसमें मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल माना जाता है। इस युग तक हिम युग पूरी तरह समाप्त हो चुका था, जलवायु गर्म और आर्द्र हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि मनुष्य पशुपालक बन गया। धीरे धीरे मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, अर्थात नव पाषाण काल शुरू होने के पहले, लोग पशुपालन करने लगे थे। आदि मानव
पशुपालन को सीख रहा था। साथ ही इस काल में तीक्ष्ण एवं परिष्कृत औजारों का प्रयोग होने लगा। तीक्ष्ण का मतलब होता है बहुत धारदार, पॉलिशदार, स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से औजारों का प्रयोग करने लगे। मध्य पाषाण काल में मानव अस्थिपंजर व वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में अस्थिपंजर और वृक्षारोपण भी करने लगा था। साथ ही साथ अस्थिपंजर जगह जगह अलग अलग स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? हमारा उत्तर सही होगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बासाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? बासाड़, यहाँ पूछा एक स्थल है बासाड़। बासाड़ किस स्थल से संबंधित है, या किसका प्राचीन नाम है, या किसका पुराना नाम है? तो इसमें लिखा गया ऑप्शन ए है वैशाली, प्राचीन वैशाली, ऑप्शन बी है प्राचीन अंग, ऑप्शन सी है प्राचीन बुंदेलखंड, ऑप्शन डी है प्राचीन मालवा। तो बासाड़ का संबंध किससे है? बासाड़ का संबंध प्राचीन वैशाली से है। किधर से? प्राचीन वैशाली। प्राचीन वैशाली को बासाड़ के नाम से जानते थे। इसमें अगर देखा जाए तो बासाड़ की पहचान प्राचीन वैशाली से की जाती है। वैशाली गंगा घाटी का नगर है। वैशाली अगर देखा जाए तो ये बिहार प्रांत में मिलता है और ये गंगा घाटी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। इस नगर का दूसरा नाम विशाला भी था। इस नगर का दूसरा नाम क्या था? विशाला। ऐसा माना जाता है कि छाक वंशों के राजा विशाल ने इस नगर की स्थापना की थी। यह बिहार के मुख्य पर्यटक स्थलों में से आज भी बहुत फेमस है। और इसके निकट, इसी वैशाली के निकट कुंडग्राम में ज्ञातृक कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म अगर पूछे तो आपको वैशाली बताती हैं। तो वैशाली का संबंध प्राचीन बासाड़ से है। बासाड़ एक पुराना नाम है और वैशाली उसके बाद इसका नामकरण किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन वैशाली। बासाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन वैशाली। ओके, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं या है? दो तरीके से इसमें कूट करके बताना है आपको। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? तो नवपाषाण काल में पशुपालन होता था। यस, पशुपालन होता था। कृषि कार्य होता था। अर्थात हमारा उत्तर दोनों से हो जाएगा, उपरयुक्त ए और बी ये सही माना जाएगा। ठीक है, तो नवपाषाण काल में पशुपालन और कृषि और आवास बनाने लगे थे। और सेटलमेंट जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, इस तरीके से एक आवास यानी बसावट की भी शुरुआत हो चुकी थी। अब घुमंतु जीवन छोड़ करके नवपाषाण काल में मानव घर बना करके रहना और खेती करना और पशुपालन करना, ये सब शुरुआत कर चुका था। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल की विशेषताएं प्रश्न के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या होगा? पशुपालन और कृषि दोनों विशेषताएं पाई जाती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है निष्क, ऑप्शन बी है पंचमार्क, ऑप्शन सी है दिनार, ऑप्शन डी है कौड़ी। इन चारों ऑप्शनों में से ये बताना है कि प्राचीनतम सिक्का किसे कहा जाता है। तो प्राचीनतम सिक्का कहा जाता था पंचमार्क। पंचमार्क को कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्का किसको कहा जाता था? पंचमार्क को। पंचमार्क की बात करें अगर, तो पंचमार्क प्राचीनतम सिक्कों में से इसका एक नाम और मिलता है जिसको हम आहत सिक्के भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आहत सिक्के। आहत सिक्के के नाम से भी इसको जानते हैं। और यह अनेक प्रकार के चिन्ह, इसमें अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण किए जा सकते हैं और प्राप्त भी हुए हैं। इसको देखा जाए तो इसका सही ज्ञान नहीं है कि कब से शुरुआत हुआ था, लेकिन संभवतः व्यापारियों और व्यापारिक श्रेणी तथा नगर निगम ने इसको जारी किया था। यानी कि व्यापारिक वर्ग के लोगों ने इसको जारी किया था। बाद में इसको शासकों ने भी अपना लिया। इस तरीके से पंचमार्क सिक्का, जिसको हम आहत सिक्का बोलते हैं, उसमें कुछ ठप्पे लगाते थे, कुछ चिन्ह बना देते थे, इसलिए इसको पंचमार्क सिक्का या पंचमार्क या आहत सिक्के के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, लेखकों की सूची दी गई है, दो सूची दी गई है, एक तरफ लेखक है और एक तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं, उनके प्रमुख पुस्तकें दी गई हैं। तो इसमें से मिलान करना है। इस तरीके से मिलान करने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो मिलान करने वाले प्रश्न में अगर आप थोड़ा सा एक रूल होता है जिसको हम ओमिशन रूल बोलते हैं, ओमिशन मेथड, कुछ अगर नहीं आता है तो उसको हटा सकते हैं, ऑप्शन को हटा सकते हैं, या एक दो अगर सही है तो कूट से आप पता लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा, और सब सही है तो सबसे अच्छी बात है। तो इसमें से देखते हैं, इसमें देखते हैं इन लेखकों की सूची और उनकी प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित है। अब देखिए दिखाई दे रहा है डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी ने सबसे पहले अगर देखा जाए इसमें तो डीडी कौशाम्बी ने क्या किया था, डीडी कौशाम्बी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मिथ एंड रियलिटी। ए का टू के साथ हम जोड़ देते हैं, मिथ एंड रियलिटी। मिथ एंड रियलिटी डीडी कौशाम्बी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। सेकंड है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा ने लिखी थी इंडियन फ्यूडलिज्म। आर.एस. शर्मा ने क्या लिखी थी, इंडियन फ्यूडलिज्म। बी का संबंध किससे है, वन से है। ओके, फिर तीसरा आता है जीसी पांडे। जीसी पांडे की प्रमुख पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, यानी सी का संबंध किससे है, फोर से संबंध है। और बचता है लास्ट में रोमिला थापर। रोमिला थापर ने लिखी थी सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ अ हिस्ट्री। मेनी वॉइसेस ऑफ अ हिस्ट्री रोमिला थापर की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इस तरीके से डी का क्या हो जाएगा, 3, डी का 3। तो हमारा क्या बनता है 2 1 4 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो इसमें से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं, डीडी कौशाम्बी मिथ एंड रियलिटी, आर.एस. शर्मा इंडियन फ्यूडलिज्म, जीसी पांडे फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, रोमिला थापर सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ अ हिस्ट्री, ये इनकी पुस्तकें रही हैं। तो इस तरीके से अगर आपको 2 भी सही है, 3 भी सही है, 1 भी सही है तो आप प्रयास कर सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ये प्रश्न हमेशा कोई ना कोई एग्जाम से सीरीज में रहते ही रहते हैं इस प्रकार के प्रश्न। अब आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है। इसमें कुछ संस्कृतियां बताई गई हैं, उन संस्कृतियों का सही कालानुक्रम बताना है। काल के हिसाब से, कालानुक्रम के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको रखना है। तो इसमें से कौन कौन से हैं, नंबर 1 है इसमें कायथा संस्कृति, आहाड़ संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कालानुक्रम के हिसाब से रखना है। अब इसमें देखते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 पॉइंट दिए गए हैं, कायथा, आहाड़ और मालवा, जोरवे। इन सब में अगर बात करें तो सबसे पहले संस्कृति का नाम आता है, सबसे पहली संस्कृति इसमें से है, सबसे पहली संस्कृति कायथा संस्कृति मानी जाती है। कौन सी संस्कृति, कायथा, सबसे पहली कायथा संस्कृति है। उसके बाद इसकी संस्कृति आती है आहाड़ संस्कृति। क्या मानी जाती है, आहाड़ संस्कृति मानी जाती है। उसके बाद है मालवा संस्कृति। उसके बाद क्या मानी जाती है, मालवा संस्कृति है, मालवा। उसके बाद है जोरवे संस्कृति। उसके बाद कौन सी है, जोरवे संस्कृति। ये 4 संस्कृतियों का कालानुक्रम है 1 2 3 4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से हमारा ऑप्शन सही माना जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। मीन्स सबसे पहले कायथा संस्कृति, फिर आहाड़ संस्कृति, फिर मालवा संस्कृति, फिर जोरवे संस्कृति। ये संस्कृतियां आप मिली हुई है। अगर इसमें देखें तो भारतीय ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां ग्राम्य संस्कृतियां हैं। ताम्रपाषाणिक इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर देखा जाए एक सीरीज चलती है, पुरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नव पाषाण काल, फिर उसके बाद ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के बाद की जो संस्कृतियां मानी जाती है ये ग्रामीण संस्कृति थी। इसमें ग्रामीण बसावट हो चुकी थी, लोगों का सेटलमेंट हो चुका था, लोग नियमित जीवन यापन करने लगे थे। उसमें कुछ ताम्र पाषाण काल के बाद की जो संस्कृतियां डेवलप हुई उनको हम बोलते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां ये ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। ये किससे थी, ग्रामीण संस्कृति थी। ताम्र पाषाणिक पुरास्थलों से उत्पन्न पुरावशेषों के आधार पर भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का कालानुक्रम कायथा संस्कृति, आहाड़ संस्कृति और मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति को बताया जाता है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले कायथा संस्कृति कहाँ मिलती है, कायथा संस्कृति है उज्जैन में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है।
आस्था संस्कृति उज्जैन में। आहाड़ संस्कृति उदयपुर राजस्थान में पाई गई है। आहाड़ संस्कृति का संबंध उदयपुर के राजस्थान नामक स्थल से है। मालवा संस्कृति मालवा मध्य प्रदेश, फेमस साइट है, मालवा मध्य प्रदेश से है, और जोरवे महाराष्ट्र के अहमदनगर से ये साइट मिली हुई है। तो ये 4 साइट को कभी कभी किस स्थल से मिली हुई है, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के नाम और उनके प्राप्ति स्थल के नाम भी पूछ करके मिलान वाले प्रश्न बना सकता है, या कालानुक्रम भी कर सकता है। तो ये एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए कि इस तरीके का प्रश्न अगर आ जाए तो हमसे छूटने नहीं चाहिए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? कौन सा राजस्थान देखिए, राजस्थान का प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए तिलवाड़ा, ऑप्शन बी बूढ़ा पुष्कर, ऑप्शन सी बालाथल, ऑप्शन डी बाघोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाथल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा बालाथल। बालाथल राजस्थान का प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाघोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बाघोर साइट बहुत महत्वपूर्ण है। बाघोर साइट बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इस तरीके से देखा गया कि बाघोर साइट का संबंध किस निम्नलिखित में से किस स्थल से नहीं है? तो यह राजस्थान में अवस्थित है। यह विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 ईसा पूर्व से 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। ऑप्शन सी है, इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। ऑप्शन डी है, जबू, बैल, भेड़, बकरी और सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पशुपालन के रूप में पालन किया जाता था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन माना जाता है, इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। बाघोर साइट में देखा गया है कि शुरू से जब इसकी खुदाई प्रारंभ हुई, जब इसकी जांच पड़ताल की गई, रिसर्च किया गया, तो इसमें प्रारंभ से ही कृषि संबंधी साक्ष्य पाए गए हैं। और यह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में यह साइट का पता लगाया गया था। यहाँ 1968 से लेकर के 1970 तक 1968 से 70 के बीच में बीएन मिश्रा ने इसका उत्खनन कराया और बाघोर साइट को मध्य पाषाणिक स्थल बताया। मध्य पाषाणिक स्थल का सबसे बड़ा साक्ष्य पाया, सबसे बड़ा स्थल बताया जाता है बाघोर को। बाघोर राजस्थान में स्थित है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है और बाघोर, ये दोनों मध्य पाषाणिक स्थल माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो आदमगढ़ है और दूसरा बाघोर जो राजस्थान में पाया गया है। तो ये दोनों मध्य पाषाणिक स्थल हैं जो कि ताम्रपाषाण से भी संबंधित हैं। मध्य पाषाण काल में ताम्रपाषाण काल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो भी, उसका भी संबंध इससे है। तो इस तरीके से यह प्रश्न हमारा, इसके प्रारंभिक कृषि चिन्ह पाए गए हैं, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में सही तथ्य नहीं है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है जहां से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। कालावधि में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। इस काल अवधि में लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृदभांड के प्रयोग के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न को एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं। भरतपुर पुरातात्विक स्थल का संबंध किससे नहीं है? तो भरतपुर का पुरातात्विक संबंध इसमें राजस्थान में स्थित है जहां से प्रवासी पक्षियों के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? भरतपुर में तो स्थित है लेकिन प्रवासी पक्षियों के हड्डियों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी सही नहीं है। और कालावधि में
इस काल अवधि में मछली पकड़ने और शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। और इस काल अवधि में लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृदभांड के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या माना जाएगा कि यह राजस्थान में स्थित है, जहां से प्रवासी पक्षियों के हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जो प्रवासी पक्षी अलग अलग स्थानों से आकर के वहां पर रहते थे। आज भी भरतपुर में अगर देखा जाए तो राजस्थान के भरतपुर में पक्षियों का सबसे बड़ा विहार माना गया है भरतपुर में, और वहां पे विभिन्न प्रकार के पक्षियों को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्शन दी जाती है, और एक बहुत बड़ा साइट है, वो आज भी वहां पे ये मिल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वास क्षेत्र है? कौन सा भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वास क्षेत्र है, मतलब मध्य पाषाण काल के लोग रहते थे? ऑप्शन ए है बाघोर, ऑप्शन बी है चौपानी मांडो, ऑप्शन डी सी है कोल्डिहवा, ऑप्शन डी है महागड़ा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा बाघोर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाघोर। बाघोर भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण काल का वास क्षेत्र माना गया है। ठीक है, बाघोर जो राजस्थान में है, अभी मैंने उसकी चर्चा की थी। बाघोर जिसकी मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल है, जिसमें कि वास करने वाले, मतलब निवास करने वाले, मध्य पाषाण काल के आदिमानव निवास करने का, वहां पे निवास करने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये बाघोर बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि इसमें पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल बताया गया है। तो उस संक्रमण काल में मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में नव पाषाण काल शुरू होने के पहले ही वहां पर कुछ बसावटें शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण स्थल यहां से पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाण कालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? ऑप्शन ए है आदमगढ़, ऑप्शन बी है बाघोर, ऑप्शन सी है डीडवाना, ऑप्शन डी है हथनौरा। आदमगढ़, बाघोर, डीडवाना, हथनौरा किस स्थल पर मानव जीवाश्म का पूरा पाषाण कालीन औजारों के साथ पाया गया है, साक्ष्य पाया गया है? तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हथनौरा। हथनौरा एक महत्वपूर्ण साइट है। इसकी खोज डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 1982 में किया था। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 1982 में किया था। ये एक महत्वपूर्ण साइट बताई जाती है। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें मानव कपाल के अवशेष पाए गए हैं। हथनौरा से मानव कपाल के अवशेष पाए गए हैं, और इसमें प्राचीनतम विलुप्त हाथी, जिसको हम स्टेगोडान बोलते हैं, स्टेगोडान, उसके भी साक्ष्य मिले हुए हैं। उसके ऊपरी जबड़े पाए गए हैं, और साथ ही साथ ये नर्मदा घाटी के पास वाले क्षेत्र में है। तो इसमें कई पॉइंट आते हैं। हथनौरा का संबंध डॉक्टर अरुण सोनकिया से है। 1982 में इसकी खोज की गई थी। हाथी के जबड़े पाए गए हैं, और इसमें कुछ मानव कपाल पाए गए हैं। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो इन सब पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, तो आपको प्रश्नों का उत्तर सही माना जाएगा, सही हो जाएगा। एग्जाम में इस तरीके की जो नई साइट्स खोजे जा रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट में 40-50 साल पहले जो कई ऐसे साइट्स का पता लगाया गया, जिसमें कई अमेजिंग फैक्ट सामने आए हुए हैं, जिससे कि पूरे रिकॉर्ड बदलते जा रहे हैं। तो इस तरीके से नए साइट से आप अपडेट रहेंगे और उसकी सूचनाओं से भरपूर रहेंगे, तो आपको क्या होगा कि एग्जाम में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया है? अभी देखिए, मानव शिशु कपाल 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था इस हथनौरा स्थल से। लेकिन इसमें फिर पूछा गया है कि किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया है? जीवाश्म के रूप में मानव कपाल एकदम जीवाश्म के रूप में पाया गया है, तो किस स्थल से? ऑप्शन ए है भीमबेटका, ऑप्शन बी डीडवाना, ऑप्शन सी हथनौरा, ऑप्शन डी ओडाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडई से। कहां से पाया गया है? ओडई से पाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडई से। सन 2001 में केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्र को विल्लीपुरम जिला के ओडई में विल्लीपुरा
स्थल पर एक उड़ई नामक गांव में ये मानव शिशु जीवाश्म कृत का साक्ष्य मिला है, जिसमें कहा जाता है कि यह 1,66,000 वर्ष पहले, कार्बन तिथि से पता लगाया गया कि 1,66,000 वर्ष पूर्व है, जो मध्य से उच्च पाषाण काल के बीच का माना जा सकता है। ठीक है, मध्य से उच्च पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल के बीच का माना जा सकता है कि यह महत्वपूर्ण, एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अभी अभी इसको सन 2001 में एक लेटेस्ट न्यूज है कि 2001 में इसको खोजा गया था। तो कहां पर खोजा गया था? केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्र ने। कहां पर खोजा गया था? विल्लीपुरम में। विल्लीपुरम में एक गांव है जिसका नाम है ओडई, तो इसकी ओडई साइट के नाम से फेमस है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओडई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है? देखिए, ऑप्शन ए है किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी मेही, ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो इसमें से पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य, ध्यान दीजिएगा, फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य। तो फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है कोटदीजी से। कहां से मिला हुआ है? कोटदीजी से। कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के सीमांत प्रदेश में स्थित है। कोटदीजी कहां पर है? वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के बाउंड्री के पास स्थित है। यहाँ से पूर्व मृद भांड और नवपाषाण काल और कुछ हड़प्पा काल तक के कुछ प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा काल में भी आपने पढ़ा होगा कोटदीजी से भी कई ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं। तो इसमें लिखा गया यहाँ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में पाई गई हैं। गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में पाई गई हैं, 2 प्रजातियां पाई गई हैं कि यहाँ के लोग खेती करते थे। बलूचिस्तान को रोटी की टोकरी कहा जाता है। बलूचिस्तान, जिसमें मेहरगढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है, इसको बलूचिस्तान को रोटी की टोकरी के नाम से फेमस है और इसको जाना जाता है। मध्य पाषाणिक स्थल पर अगर देखा जाए तो फसल उत्पादन के प्रमुख साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरा पाषाणिक स्थल पर एस्चुलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह का एक समुच्चय का साक्ष्य मिला हुआ है? यानी कि दो चीजें देखना है आपको, एस्चुलियन औजार और साथ ही साथ पशुपद चिन्ह, पशुओं के पैरों के चिन्ह। ये दो साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है अतिरपक्कम, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी हुसंगी, ऑप्शन डी पलेरू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अतिरपक्कम। क्या हो जाएगा? अतिरपक्कम से प्राप्त हुए है। अतिरपक्कम कहां पर है? अतिरपक्कम ये साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में पाया गया है। इसमें एस्चुलियन के साक्ष्य और एस्चुलियन के साथ साथ पशुओं के भी साक्ष्य पाए गए हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी में और बेलन घाटी में और नर्मदा घाटी, 3 घाटियां याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण घाटियां हैं। सोहन घाटी और बेलन घाटी और नर्मदा घाटी, इन 3 घाटियों से कई ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक, इसमें देखा गया है कि ये नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रय भी प्राप्त हुआ है। इसमें एक और भी मध्य प्रदेश में साइट है भीमबेटका, जिसमें कि भीमबेटका गुफा के अंदर कुछ शैल चित्र बनाए गए हैं। उस गुफा के अंदर कुछ चित्रकारियां की गई है, इससे भी प्रश्न आते हैं। और देखा जाए तो इसमें 3 संस्कृतियां विभाजित की गई हैं। इससे संबंधित मीन्स उपकरणों से संबंधित 3 संस्कृतियां विभाजित की गई हैं। इसमें लिखा गया चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, हैंड एक्स चॉपर संस्कृति और पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति, ये 3 संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बूचड़खाना किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन ए है महादहा से, ऑप्शन बी चौपानी मांडो से, ऑप्शन सी दमदमा से, ऑप्शन डी सराय नाहर राय से। मीन्स बूचड़खाना मीन्स स्लैटर हाउसेस के साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
मादहा से। कहां से? मादहा से। महादहा कहां पर है? महादहा ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है, एक पुरातात्विक स्थल है। तो महादहा से बूचड़खाना के साक्ष्य पाए गए हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है कमियाडे, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्रूस फूट, ऑप्शन सी एच.डी. संकालिया, ऑप्शन डी टी टेरा। चार महापुरुष, क्या बोलते हैं, पुरातात्विक महोदय हैं। इन पुरातात्विक महोदय के बारे में अगर देखें तो इसमें किसे भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ये भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार तमिलनाडु के अतिरपक्कम क्षेत्र में इन्होंने कुछ ऐसे जैसे हैंड एक्स का बात की जाती है, हैंड एक्स का पता लगाया था वहां पर। और इसके बाद बहुत तेजी से पुरातात्विक स्थलों की खुदाइयां होती है और आगे चल करके अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर जॉन मार्शल, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर भारतीय विद्वान या पुरातात्विकविद भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो सबसे पहले ये रॉबर्ट ब्रूस फूट महोदय ने ही इसकी शुरुआत की थी, इसलिए इनको भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी की मातृदेवी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। हड्डी की मातृदेवी की मूर्ति, आपने देखा होगा मातृदेवी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मातृदेवी की पूजा के साक्ष्य सिंधु घाटी से ही मिलने लगते हैं, लेकिन इसमें दिया गया है कि हड्डी की मातृदेवी की मूर्ति विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त की गई है। इसका संबंध किससे है? कि उच्च पूर्व पाषाण काल से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थिपंजरों से युक्त समाधान निकाले गए हैं? देखिएगा, फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से किसकी बात कर रहा है? मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थिपंजर युक्त समाधान मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। अब देखिएगा, ऑप्शन इसमें पॉइंट दिए गए हैं। आदमगढ़, भीमबेटका, महदहा, सराय नाहरराय, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि किन किन स्थलों से मध्य पाषाणिक स्थल में अस्थिपंजर युक्त समाधान पाए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मादहा से। कहां से? मादहा से। और फिर उसके बाद इसका ऑप्शन हो जाएगा सराय नाहरराय। कहां से? सराय नाहरराय और महदहा से एक मध्य पाषाणिक कालिक स्थल है जिसमें कि समाधान पाए गए हैं। और ये समाधान एक समूचे समाधान है, बिखरे हुए नहीं है, समूचे हैं, अच्छी खासी लंबाई के हैं। अर्थात ये पता चलता है कि ये मानव समाधान है, जो कि मानव को दफनाने के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बूचड़खाने के भी साक्ष्य भी मैंने पहले बताया, बूचड़खाने के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाघोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? बाघोर प्रथम का संबंध किस संस्कृति से है? उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह पाषाण काल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य पाषाण काल। बाघोर का संबंध किससे है? मध्य पाषाण काल से है। यह राजस्थान की महत्वपूर्ण साइट है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल में सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई है? सर्वप्रथम किसकी खोज? होमोनिड। होमोनिड का मतलब मानव नुमा आकृति, मतलब एक मानव नुमा आकृति है होमोनिड। इसकी खोज इस जीवाश्म की खोज किस स्थल से की गई है? ऑप्शन ए है दमदमा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी सराय नाहरराय, ऑप्शन डी हथनौरा। इसका पता लगाना है। तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? हथनौरा से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? हथनौरा से। होमोनिड जीवाश्म,
मानव कपाल खंड, अभी मैंने बताया था कि ये हथनौरा बहुत महत्वपूर्ण साइट है नर्मदा घाटी क्षेत्र में। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने इसका पता लगाया था 1982 ईस्वी में। ठीक, तो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज किसने किया था? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। किस स्थल पर किया था? हथनौरा। ओके, हथनौरा इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? क्या पूछ रहा है इसमें? ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृह, वृत्ताकार गर्त गृह। ऑप्शन ए है नवदा टोली, ऑप्शन बी आहाड़, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी इनाम गांव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आहाड़ से। आहाड़ पे जो आहाड़ संस्कृति प्राप्त हुई है उसमें वृत्ताकार गर्त गृह के साक्ष्य पाए गए हैं। तो ठीक, वृत्ताकार गर्त गृह मतलब गोलाकार, एक गोलाकार गर्त गृह बनाए गए हैं और उसमें से मानव निवास के साक्ष्य पाए गए हैं कि वहां मानव निवास करता था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? सर्वप्रथम नवपाषाणिक, किस नवपाषाणिक स्थल को सबसे पहले सूचित किया गया था? देखना है, कोलडीहवा, ऑप्शन बी चिरांद, ऑप्शन सी गुफकराल, ऑप्शन डी लिंग सुगुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी लिंग सुगुर। लिंग सुगुर सबसे पहला नवपाषाणिक स्थल खोजा गया था, फिर उसके बाद अन्य नवपाषाणिक स्थल खोजे गए थे। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से कौन से हैं? शैल चित्रकारी किसकी बात कर रहा है? शैल चित्रकारी। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल, ऑप्शन ए है लंगनाज, ऑप्शन बी बिरभानपुर, ऑप्शन सी नागार्जुन कोंडा, ऑप्शन डी भीमबेटका। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका बहुत प्रसिद्ध साइट है और यह मध्य प्रदेश में पाया गया है, जिसमें शैल चित्र भी बनाए गए हैं। शैल चित्र का मतलब कि पत्थरों की गुफाओं के अंदर कुछ चित्रकारियां की गई है, कुछ चित्र उकेरे गए हैं, कुछ तमाम ऐसे प्रकार के चित्र बनाए गए हैं जो उस समय की कलाकारी भी हो सकती है, उस समय के मानव की एक रचना भी हो सकती है कि वे लोग क्या सोचते थे, कैसे चित्र बनाते थे। वह पत्थरों पर की गई है, इसलिए आज भी मौजूद है, आज भी उसको देखा जा सकता है। पुरातत्वविद रिसर्च करने के लिए भीमबेटका में जाते रहते हैं, देखते रहते हैं और इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च भी हो चुकी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में मींस बड़ी मात्रा में लघु पाषाण उपकरण के उत्पादन के लिए जाना जाता है? लघु पाषाण उपकरण सबसे ज्यादा किस स्थल पे पाए गए हैं? ऑप्शन ए है आदमगढ़, ऑप्शन बी बाघोर, ऑप्शन सी नलगोंडा, ऑप्शन डी संगनकल्लू। किन स्थलों पर पाए गए हैं सबसे ज्यादा लघु पाषाण उत्पादन उपकरण के उत्पादन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आदमगढ़। आदमगढ़ में सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक स्थल के बड़ी मात्रा में लघु पाषाण उपकरण पाए गए हैं। लघु पाषाण उपकरण का मतलब हो गया माइक्रोलिथिक टूल्स। माइक्रोलिथिक के जमाने के टूल्स यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए गए हैं। कहां पर? आदमगढ़ में। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न होगा हमारे आज के वीडियो का, सबसे लास्ट प्रश्न माना जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं? ताम्र निधि स्थल से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं? ऑप्शन ए इसमें दिया गया है, ऑप्शन अभी उधर बताएंगे, पहले पॉइंट देख लीजिए। मानव रूपी आकृतियां, एंटेने छुरिका, मत्स्य भाला और चपटेपुरा कुठार। ये चार चीजें बताई गई, चार टूल्स हैं, उपकरण है। इन चार उपकरणों में से कौन कौन से उपकरण ताम्रनिधि स्थल से संबंधित है? ताम्रनिधि स्थल से संबंधित हैं। तो इसका पूरा का पूरा संबंध होगा कि मानव रूपी आकृतियां, यस ये भी सही है। एंटेने छुरिका, इसको हम फिर से बता देते हैं, ऐसे देखिए, मानव रूपी आकृतियां, एंटेने छुरिका, मत्स्य भाला, चपटे कुठार, ये चारों उपकरण किससे संबंधित हैं? ताम्रनिधि स्थल से संबंधित है, ताम्रनिधि स्थल से। इसलिए इसका संबंध किससे होगा? ऑप्शन डी, ए बी सी डी, ये चारों सही है। ठीक है, अब देखते हैं
ये सुपर 30 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे और एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और जिसमें कंटेंट भी रहेगा और सुपर 30 क्वेश्चंस की सीरीज चलती रहेगी। और सुपर 30 क्वेश्चंस में आपका ये व्याख्यात्मक हल कैसे लगा और आप इसको देखें, समझे, अगर जरूरत समझे तो इसको नोट भी कर लें। ओके, अब हम अगले वीडियो के लिए अगले दिन हम इसको नए सुपर 30 क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें कि वीडियो हमारे पहुंच रहे हैं आपके पास, जिससे कि आप इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद अगले टॉपिक में महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इसके बाद की टॉपिक। ठीक है, तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका समाधान कर दिया जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।